नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों आज 1 जनवरी 2021, पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कविता लिखकर नए साल की बधाई दी। कहा अभी तो सूरज उगा हुआ है, यानी अभी तो सूरज उगा है, ये बड़ी खबर। इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, फिलहाल तिब्बत पर अमेरिका और भारत ने घेरा तो चीन को आई वाजपेयी के समझौतों की याद। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें तिब्बत पे भारत ने चढ़ाई करने का ऐलान किया तो वाजपेयी का समझौता याद आने लगा है चीनियों को। ये भी आपको बताएंगे आखिर क्या है इस समझौते में। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल भारत का आज नए वर्ष के नए दिन बजा यूएन में डंका। भारत को मिलने जा रहा है आज नए राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधित्व जी करेगा भारत और चीन से सीधा यूएन में टकराएगा भारत। इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें फिलहाल भारतीय सेनाओं को सीमा पर मिली खुली छूट 3 महीने तक और खरीद सकेंगी। जरूरी हथियारें रखने की क्षमता भी है रखने का। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो वहीं सब कुछ खबर जानेंगे। जम्मू कश्मीर में पहली बार मिलिए संस्कृत में शपथ लेने वाले 5 नवनिर्वाचित बीजेपी के डीडीसी सदस्यों से। जी हाँ, इनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। संस्कृत का डंका जम्मू कश्मीर में बजने लगा तो सब कुछ खबरें जानेंगे। जहाँ पर चीन बातचीत के लिए आतुर है तो वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पुतिन ने चीन पे लगाए प्रतिबंध। चीनियों से आने वाले शोध करने वाले लोगों पर फंडिंग रोक लगा दी है। जी हाँ, विदेशी फंडिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई। जानेंगे आखिर पुतिन ने कहा क्यों चीन के खिलाफ ये एक्शन लिया, तो सब कुछ खबरें जानेंगे। दुनिया भर के नेताओं में प्रधानमंत्री फिर से सबसे लोकप्रिय, वो भी बताएंगे। लेकिन अगर आप भी पीएम मोदी के नेतृत्व पे पूर्णतः विश्वास और भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज 1 जनवरी 2021 नए साल का पहला दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तो सूरज उगा हुआ है कविता लिखकर दी बधाई। जी हाँ, पीएम मोदी ने लिखा क्या है, आप सभी देशवासियों के लिए आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। न अपना न पराया, न मेरा न तेरा, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते प्रकाश को बिखेरते चलता और चलाता जा, अभी तो सूरज उगा है। तो पीएम मोदी ने इस देश के युवाओं से अपील की है कि अभी तो सूरज उगा है, यानी 21वीं सदी की शुरुआत हो चुकी है। और अब आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि भारत को 100 साल पूरे होने पे 2047 तक इस देश को सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली दुनिया का सुपर पावर बनाने के लिए उठ जाइए। तो प्रधानमंत्री मुहिम का समर्थन करते थे। इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, तिब्बत पर भारत और अमेरिका ने की चढ़ाई तो चीन को आया वाजपेयी की समझौता। जी हाँ, दरअसल तिब्बत के मुद्दे पर अमेरिका और भारत पूरी तरीके से सक्रिय दिख रहे हैं। इस बीच चीन को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 2003 में हुए समझौते की याद आने लगी है। चौतरफा घिरे चीन ने भारत को 2003 से हुए समझौते की याद दिला रहा है, जिनमें भारत ने स्वायत्तवासी तिब्बत को कम्युनिस्ट चीन का अंग स्वीकारा था। आपको बता दें कि वाजपेयी सरकार में तो हुआ था, लेकिन मोदी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर तिब्बत में चीन की नींव हिला रखी है। यही कारण है कि चीन के दूतावास ने एक बयान जारी करके कहा है कि फिलहाल हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में पास किए गए तिब्बती नीति और समर्थन कानून की निंदा की है। अमेरिका कांग्रेस इस बिल का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद से ये कानून बन गया है कि फिलहाल तिब्बत में चीन को किसी भी सिचुएशन में दलाई लामा चुनने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि हाल फिलहाल में अब जल्द ही दलाई लामा चीन चुनने वाला है, नए दलाई लामा का चुनाव होने वाला है। और इसी को देखते हुए अमेरिका चाहता है कि चीन इंटरफेयर ना करे, जबकि चीन कोई अपने अंडर में रहने वाला बनाना चाहता है। यही कारण है कि वाजपेयी का समझौता भारत और चीन याद दिला रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल यूएन में भारत को वीटो पावर मिलने के कदम बढ़ चुके हैं। जी हाँ,
दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल नए साल में नई भूमिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा होगा भारत। आपको बता दें कि फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर भारत आज से अस्थायी सदस्य यूएन का हो चुका है। 1 जनवरी से भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू हो गया है। 1 जनवरी 2021 से आज से शुरू हो रहे कार्यकाल में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने सुरक्षा परिषद में व्यापक सहयोग की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा है कि फिलहाल अस्थायी सदस्य के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान भारत मानवाधिकारों और विकास जैसे मूल्यों को बढ़ावा देगा और बहुपक्षवाद पर भी जोर देगा। यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत को अस्थायी सदस्यों के तौर पर यूएनएससी में 8वीं बार सीट मिली है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसमें सुधार होने की ज़रूरत है और भारत को भी वीटो पावर यानी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत भी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को यूएन में वीटो पावर यानी स्थायी सदस्यता मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल तीनों सेनाओं को मिली खुली छूट, 3 महीने तक और खरीद सकेंगे जरूरी हथियारें। आपात स्थिति में मिली छूट। जी हाँ, दरअसल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने तीनों देश की तीनों सेनाओं को अगले 3 महीने तक आपात सिचुएशन में जरूरी हथियारों की खरीद की अनुमति को अगले 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अगले 3 महीने तक अपनी जंगी तैयारी को पुख्ता करने के लिए जरूरी हथियार खरीदने की अनुमति दे दी है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक लद्दाख क्षेत्र में चीन के उकसावे की हरकतों के बाद तीनों ही सैन्य बल 3 महीनों पर नई हथियार प्रणाली खरीद सकते हैं या फिर उसे लीज पर भी ले सकते हैं, ताकि सेना के तीनों ही बलों को किसी भी तरीके की आपात सिचुएशन में मुश्किलों का सामना न करना पड़े। उल्लेखनीय है कि सेना के तीनों ही बलों ने पहले ही एक साथ 14,000 करोड़ रुपए के अधिग्रहण को अंतिम रूप दे दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एक साथ आपात स्थिति में 3 महीने तक हथियार खरीदने की छूट मिल गई है, तो इससे चीन और पाक को करारा झटका लगेगा। हम चलते हैं अपडेट। जम्मू और कश्मीर मिली है संस्कृत में शपथ लेने वाले 5 नवनिर्वाचित डीडीसी सदस्यों से। जम्मू और कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी के नवनिर्वाचित सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों में संबंधित डिप्टी कमिश्नरों ने इस हफ्ते शपथ दिलाई है। अधिकतर सदस्यों ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में शपथ ली है, लेकिन उस जम्मू क्षेत्र में 5 सदस्यों ने संस्कृत में शपथ लेकर हर किसी को हैरान कर दिया है। इनमें से 3 सदस्य उधमपुर जिले में से हैं और एक सांबा और कठुआ जिलों में से भी हैं। इन 5 सदस्यों के शपथ लेने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। संभा जिले के विजयपुर बी से शिल्पा दुबे, कठुआ जिले के हीरानगर से अभिनंदन शर्मा, उधमपुर से बात करें तो जिले के खून से जूही मन्हास, लट्टी मराठी से पिंकी देवी और जुगनू से परीक्षित सिंह ने संस्कृत में शपथ ली है। ये 5 सदस्य बीजेपी के ही टिकट पर विजयी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में अब संस्कृत का दबदबा। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। भारत और चीन लद्दाख गतिरोध पर चीन बातचीत को तैयार। नवे दौर की कमांडर स्तर की वार्ता के लिए चर्चा, जल्दी हो सकती है बैठक। चीन रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल तान केमफेंग ने बृहस्पतिवार को कहा है कि फिलहाल भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी पर चर्चा के लिए नवे दौर की कमांडर स्तर की वार्ता के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। तान ने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि फिलहाल भारत और चीन की सेनाओं के बीच 8वें दौर के कोर कमांडर स्तर की वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों की वापसी पर चर्चा जारी रखी है और सीमा पर तैनात सैनिकों के प्रबंधन को मजबूत कर दिया है। चीनी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए उनके बयान के अंशों के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति सामान्य तौर पर स्थिर है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल चीन सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से भारत के साथ वार्ता कायम रखने का इच्छुक भी है। तान ने कहा है कि समान लक्ष्य की दिशा में भारत से भी चीन के साथ मिलकर काम करने, कोर कमांडर स्तर की बैठकों में बनी सहमति को क्रियान्वित करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव को कम करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने की उम्मीद कही गई है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल भारत खिलाफ चीन की साजिश अंडर वाटर ड्रोन्स में रख रहा है नजर। जी हाँ, दरअसल चीन ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की है। इस बार चीन ने हिंद महासागर में जासूसी के लिए अंडर वाटर ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं। एक अमेरिकी रक्षा विश्लेषक के मुताबिक चीन हिंद महासागर में बड़े स्तर पर अंडर वाटर ड्रोन्स को तैनात कर रहा है।
चीन इन अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ खुफिया निगरानी के लिए कर सकता है। भारत पहले ही ऐलान कर चुका है कि लद्दाख में अतिक्रमण की साजिश की कोशिश करने वाले चीन को वो जल, थल और नभ तीनों मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद चीन साजिश से बाज नहीं आ रहा है। इस बार चीन ने भारत के खिलाफ हिंद महासागर में साजिश रची है। रक्षा मामलों के विश्लेषक HI सटन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने हिंद महासागर में सीविंग एंगी ग्लैमर नाम से जाने जाने वाले अंडर वाटर ड्रोन्स का एक बेड़ा तैनात किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल साजिश चीन ने अरुणाचल तक बिछाई रेल लाइन, 435 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर 47 सुरंगें और 120 पुल। जी हाँ, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास तिब्बत के लहासा और नेंगरसी शहरों को जोड़ने के लिए रेल पटरियां बिछाने का काम गुरुवार को पूरा कर लिया है। आधिकारिक मीडिया में आई खबर में ये जानकारी दी गई है कि तिब्बत में छिंगाई तिब्बत के रेलवे के बाद सिचुआन तिब्बत रेलवे दूसरा रेलवे होगा। ये छिंचाई तिब्बत पठार के दक्षिणी पूर्व से गुजरेगा। तो दोस्तों, चीन लगातार अब इस अरुणाचल के इलाकों में रेल लाइनें बिछा रहा है। हालांकि भारतीय सेना का पूरी तरीके से नज़र है और भारतीय सेना पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर, मार्केल हो या फिर बोरिस जॉनसन या फिर कोई और दुनिया के नेताओं में PM मोदी सबसे लोकप्रिय, सर्वे में बड़ा खुलासा। विश्व के नेताओं की उनके कार्यकाल में स्वीकृति या दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी लोकप्रियता पर नज़र रखने वाली डेटा फर्म के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबसे ज़्यादा है। PM मोदी 55% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व नेताओं में सीट्स पर है। वैश्विक स्तर पर सर्वे और रिसर्च करने वाली फर्म मॉर्निंग कंसल्टेशन के नवीनतम सर्वेक्षण के मुताबिक 75% लोगों ने मोदी का समर्थन किया है, जबकि 20% ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है, जिनमें उनकी कुछ कुल अप्रूवल रेटिंग 55% रही है, जो सबसे अधिक है। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी को मिलेगा केंद्रीय मंत्री के बराबर का ओहदा। इस पद से नवाजेगी मोदी सरकार। पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को जल्द ही केंद्र में कैबिनेट मंत्री के पद से दे सकती है। 1 महीने पहले ही तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अधिकारी को जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया जा सकता है। ये पद कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है। आपको बता दें कि शुभेंदु को पहले ही जेड+ की सुरक्षा मिली हुई है। और इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए एक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी को बायोडाटा भी मंगाया जा रहा है और केंद्र सरकार में उनको बड़े पद मिल सकते हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी और AIMIM के बाद अब यूपी में शिवसेना भी लड़ेगी पंचायत चुनाव। पार्टी ने शुरू की तैयारियां। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन ओवैसी की पार्टी के बाद शिवसेना भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारकर दो हाथ करने के लिए आतुर है। विधानसभा आम चुनाव से पहले सेमीफाइनल माने जाने वाले पंचायत चुनाव मार्च-अप्रैल तक प्रस्तावित है। इसके लिए अनेक राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हैं। शिवसेना के यूपी के राज्य प्रमुख अनिल सिंह ने INS को बताया है कि पार्टी की ओर से पंचायत चुनाव के लिए जिलावार समीक्षा कर प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। सभी जिलों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा शिवसेना प्रतिनिधि मंडल महाराष्ट्र में संगठन के शीर्ष नेताओं से भेंट कर उन्हें चुनाव की तैयारियों से अवगत कराएगा। प्रदेश पदाधिकारियों को चुनाव प्रबंधन के गुण सीखने के लिए महाराष्ट्र भेजा जाएगा। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भेजा संदेश। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार के मामले तो सामने आते ही रहते हैं और अब वहाँ के मंदिरों को भी क्षति पहुँचाई जा रही है। भारत ने इसको लेकर पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई है। डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराई गई है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से खबर भी दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की खैबर पख्तूनवा में बुधवार को भीड़ ने एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ भी की है। इसके अलावा मंदिर में आग भी लगा दी है। जिला पुलिस अधिकारी इरफान मरवत ने पत्रकारों को बताया है कि फिलहाल घटना करक जिले की टेर्री गाँव की है। मरवत के मुताबिक मंदिर को विस्तार देने का काम किया जा रहा था, जिसका विरोध भी हो रहा है। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल दोस्तों, आम आदमी पार्टी पे अब सभी प्राइमरी स्कूलों का होगा कायाकल्प। जी हाँ, यूपी के सरकारी स्कूलों की हकीकत अब आम आदमी पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार को लगातार घेर रही है।
बीते दिनों दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खुद लखनऊ आए और मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को खुली बहस की चुनौती दे दी है। इतना ही नहीं, आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह की अगुवाई में पार्टी ने सेल्फी विद सरकारी स्कूल अभियान शुरू किया। इसके तहत पार्टी के नेता कार्यकर्ता यूपी सरकारी स्कूलों में जा जाकर सेल्फी ले रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि अब यूपी की योगी सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूलों को कायाकल्प करने की तैयारी, इसके साथ ही सभी स्कूलों में टाइल्स, पीने का पानी, शौचालय, किचन, ब्लैक बोर्ड आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। नए साल के पहले दिन 6 राज्यों को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, लाइट हाउस प्रोजेक्ट की रखी नींव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 1 जनवरी 2021 आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक आवास निर्माण प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता भारत के तहत 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। नए साल में प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यक्रम है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार 6 शहरों इंदौर, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ और राजकोट में 1,000 से अधिक मकानों का निर्माण करेगी। इस कार्यक्रम में आवासीय और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा त्रिपुरा, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, भोपाल शिवराज कैबिनेट का विस्तार, 3 को सिंधिया समर्थक हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। शिवराज कैबिनेट का विस्तार 3 जनवरी को होगा। राजभवन में दोपहर 12:30 बजे नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इस बार शिवराज कैबिनेट में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक का शपथ ग्रहण समारोह भी दोपहर 3 बजे राजभवन में हो सकता है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना मंत्रालय से राजभवन भेज दी गई है। राजभवन ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल कोरोना वैक्सीन पर एक्शन मोड में मोदी सरकार 83 करोड़ सीरीज के लिए दिया ऑर्डर। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस महामारी से जल्द राहत मिलने जा रही है। मोदी सरकार कुछ दिन बाद टीकाकरण अभियान शुरू कर सकती है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार एक्शन मोड में काम कर रही हैं। सरकार ने टीकाकरण में इस्तेमाल होने वाली सीरीज के लिए ऑर्डर भी दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी है कि सरकार ने 83 करोड़ सीरीज की खरीद के लिए ऑर्डर दे दिया है। आपको बता दें कि बयान के अनुसार 35 करोड़ अधिक अतिरिक्त सीरीज के लिए भी वेतियाँ आमंत्रित की गई हैं और पिछले 9 महीनों में देश भर के सरकारी हॉस्पिटलों में 36,000 वेंटिलेटर बांटे गए हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल एटा पाकिस्तानी महिला बन गई ग्राम प्रधान, पोल खुलने पर FIR के आदेश। जी हाँ, यूपी के जिला एटा में गांव में एक पाकिस्तानी महिला के गांव में का प्रधान बनने का मामला सामने आया है। दरअसल इस मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन पाकिस्तानी नागरिक होने की शिकायत पर प्रधान पद से महिला का इस्तीफा मांग लिया। जिला पंचायती राज बेगम DRPO ने इस मामले में ग्राम पंचायत सचिव को महिला बानो बेगम की पोल खुलने पर FIR लिखने का आदेश दिए। महिला मूल रूप से पाकिस्तान के कराची की रहने वाली है। करीब 35 साल पहले जलेसर के गांव गुरदऊ के निवासी अख्तर अली से उसका निकाह हुआ और अब अभी तक वो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर भारत में ही रह रही है और उसे भारत की नागरिकता अभी तक नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, अब प्रधान हो गए, इसके बाद अब उन पे FIR दर्ज हो गया। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। ईंट गारे की ज़रूरत नहीं, खिलौनों जैसे जोड़े जाएंगे ब्लॉक। PM मोदी ने बताया कैसे होंगे न्यू इंडिया के घर। नरेंद्र मोदी ने साल के 6 पहले दिन 6 शहरों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के 6 शहरों में अगले 1 साल में 1,000 घर बनाए जाएंगे। जर्मनी, अमेरिका, फिनलैंड, न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों की तकनीक से बनने वाले ये घर सस्ते, मजबूत, भूकंपरोधी तो होंगे ही, इसके बनने में भी कम समय लगेगा। इन घरों के निर्माण खिलौने जैसे ब्लॉक को जोड़कर किया जाएगा। इसे बनाने के लिए दीवार में ईंटें, गारे लगाने इस्तेमाल की भी ज़रूरत नहीं होगी। यूपी, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के CM की वर्चुअल मौजूदगी में PM मोदी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट के तहत MP के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, झारखंड की राजधानी रांची, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और यूपी की राजधानी लखनऊ में अगले साल तक 1,000 घर बनाएंगे। इसमें मात्र 6,000 मकान बनाए जा सकेंगे, एक मात्र मिसाल 6,000। तो दोस्तों, पहले घर को लेकर भरोसा टूटता जा रहा था, लेकिन अब ईंट और गारे की दीवार नहीं होगी। PM मोदी ने नए तरीके के कनाडा जैसे टेक्निक के जरिए घर बनाने का ऐलान किया।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हाथरस व गोंडा सहित 11 जिलों के डीएम बदले गए, 17 आईएएस व 10 पीसीएस अधिकारियों को भी तबादले। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है यूपी की योगी सरकार ने। हालांकि बिहार में भी 70 से अधिक आईएएस और पीसीएस के तबादले कर दिए गए हैं नीतीश सरकार में भी। तो दोस्तों पंचायत चुनाव यूपी में होने वाले हैं, उससे पहले ताबड़तोड़ बदलाव ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।